नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। 70 वर्षीय मोहनलाल जी अपने कमरे में एकदम चुपचाप से बैठे थे और बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी संगिनी श्यामल जी को निहार रहे थे। श्यामल जी दमे की बीमारी के कारण बेहाल सी पड़ी हुई थी। बेबस तो स्वयं को मोहनलाल जी भी महसूस कर रहे थे। किसी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि अपनों से ही सताए हुए थे। अपनी डायबिटीज़ की बीमारी से उनकी जंग जारी थी, परंतु अपनों का सामना कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोचने लगे कि इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल की ज़रूरत है, वहाँ उन्हें अपनी बीमारी की देखभाल स्वयं ही करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उम्र इस पड़ाव पर उनका कोई अपना नहीं है। उनका एक बेटा दिनेश भी था, जो उनके शादी के 15 साल बाद उनकी गोद में आया था, और जब तक दिनेश बड़ा हुआ तब तक वो दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। श्यामल जी और मोहन जी अपने बेटे को सीधा पलकों पर बिठा कर रखते थे। उनके मुंह खोलने की देरी थी कि वह इसी फरमाइश को पूरी कर देते थे। दिनेश पढ़ाई में शुरू से ही होशियार रहा। श्यामल जी ने अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। दिनेश के सपने बहुत बड़े थे। मोहनलाल जी ने अपने बेटे के बड़े होने पर भी उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिनेश अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। उसकी इस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन, यहाँ तक कि अपना मकान भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगे। कुल मिलाकर अपने बेटे की परवरिश में ही उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। मोहनलाल जी सोच रहे थे कि उनका मित्र उन्हें हमेशा सलाह दिया करता था कि मोहनलाल, कुछ अपने लिए भी बचा कर रखा करो। सब कुछ बेटे पे लुटा रहे हो, बुढ़ापे में क्या करोगे। लेकिन उन्होंने कभी अपने मित्र की बात को नहीं सुना। हमेशा कहता रहा, मेरा बेटा मेरी असली पूंजी है, मेरा अभिमान है, जो मुझे कभी झुकने नहीं देगा। यह कहते हुए उनका सीना चौड़ा हो जाता। इस बात पर मित्र ने सुझाव देते हुए कहा था, अगर बेटे को विदेश में पढ़ाना है तो उसकी पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज ले लो। तूने तो घर ही बेच दिया, और अब जब आगे बुढ़ापे का समय नज़दीक आ रहा है तो पूरी तरह से अपने बेटे दिनेश पर ही निर्भर हो जाओगे। लेकिन मोहनलाल जी ने कहा, हम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगे। बच्चों को पढ़ाना तो हर माता पिता का फ़र्ज़ होता है। अगर बच्चे खुद चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं किया। मोहनलाल जी को उस वक्त पूरा भरोसा था कि उनका बेटा हर हाल में उनकी देखभाल करेगा। उनका बेटा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह हमेशा कहते, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है और मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है। दिनेश विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौटा। वह भारतीय लड़की से ही शादी करना चाहता था। श्यामल जी और मोहनलाल जी ने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दी। दिनेश ने अपना परिवार बसा लिया। आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। अपनी कमाई से उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया है। वही अपनी माँ, बाबूजी और पत्नी के साथ रहता है, लेकिन वह फिर से विदेश जाना चाहता है और वहीं रहकर अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना चाहता है। मोहनलाल जी अचानक अपने बेटे बहू की बातचीत की आवाज़ से वर्तमान में आ जाते हैं। दिनेश की पत्नी बोली, सारा सामान पैक हो गया है ना, ध्यान से रखना, कोई छूट न जाए। माँ बाबूजी के गर्म कपड़े ज़रूर देख लेना, और खाने के बाद जो दवाई खाती है वह तो बिल्कुल मत भूलना। अरे दिनेश, तुम चिंता मत करो। दिनेश अपनी पत्नी से कहता है, सारा सामान पैक हो गया है ना, ध्यान से रखना, कोई चीज़ छूट न जाए। माँ बाबूजी के गर्म कपड़े ज़रूर रख लेना, और खाने के बाद जो दवाई खाते हैं वह भी बिल्कुल मत भूलना। अरे दिनेश, तुम चिंता मत करो, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से रखी है। और वैसे भी अगर कुछ छूट भी गया तो वह लोग वहीं से मंगवा लेंगे, और फिर वहाँ पर बहुत से अन्य लोग भी तो होंगे। कोई चीज़ चाहिए होगी तो माँ बाबूजी उनसे मंगा लेंगे। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, वहाँ उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। दिनेश को चिंतित देखकर उसकी पत्नी बोली, ठीक है,
हम कल सुबह इन्हें छोड़ आएंगे और वैसे भी 10 दिन बाद की तो हमारी फ़्लाइट है। उससे पहले हमें घर का फर्नीचर और बाकी सारा सामान भी तो बेचना है। इस काम को करने के लिए भी तो समय चाहिए। मोहनलाल जी अपने कमरे में बैठे बैठे बहू की सारी बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनते जा रही थी। ये बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। हालांकि सुनीता एक सुघड़ गृहिणी थी और घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन उसकी नज़रों में हर पल उसके बूढ़े सास ससुर खटकते रहते। उनके कारण वह हमेशा परेशान रहती थी और कहती, अभी कुछ ही समय हुआ है हमारी शादी को, अभी से मुझ पर पूरे घर का बोझ लाद दिया है तुम लोगों ने। दिन रात सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। दिनेश उसे समझाने की कोशिश करता है, उस पर ही गुस्सा निकाल देता है। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पर रहते नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके बाबूजी को, आपकी अम्मा को खास तौर पर बना हुआ हल्का फुल्का भोजन, तो कभी इंश्योरेंस का इंजेक्शन लगाओ, कभी दवाइयों का ध्यान रखो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस ज़िंदगी से। मेरी अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बाबूजी की आया बनकर आई हूँ। इस रोज़ रोज़ की बहस से दिनेश भी परेशान हो चुका था। एक दिन जब सुनीता के मायके में शादी थी और उसे अपने पति दिनेश के साथ वहाँ जाना था, सुनीता ने बड़े उत्साह से अपनी ड्रेस खरीदी और शादी में जाने के लिए तैयारी की। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने लगी तो दिनेश ने उसे यह कहकर रोक लिया कि पहले बाबूजी और अम्मा के लिए खाना बना दो और उनकी दवाइयाँ निकाल कर रख दो, फिर चली जाना। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद यदि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तो तैयार कब होंगी? शादी में किस समय पहुंचेंगे? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इस सब कामों में 1 घंटा निकल जाएगा। तुम उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ, सुनीता ने कहा। दिनेश बोला, अरे सुनीता, मेरे माँ बाबूजी समर में बाहर का खाना नहीं खा सकते, तुम्हें पता है, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग शादी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिनेश ने कहा तो सुनीता तनक पड़ी, मेरे मायके में शादी है इसीलिए तुम्हें कोई उत्साह नहीं। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई है तुमसे शादी करते। अब किसी शादी में नहीं जाना है मुझे तो लगता है कि यहाँ मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, लेकिन तुम्हारे अम्मा बाबूजी की नर्स बनी रह जाऊँगी। क्या केवल अपने माँ पिताजी की सेवा करवाने के लिए ही खुद से शादी की थी? अपनी बहू की यह बातें सुनकर मोहनलाल जी और श्यामल जी को बहुत दुख होता है और वह सोचते हैं कि बुढ़ापे में एक इंसान कितना लाचार हो जाता है कि अपने बच्चों से कुछ नहीं कह पाता। उस दिन सुनीता सचमुच शादी में नहीं गई, रूठ कर बैठ गई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनीता ने खाना भी नहीं बनाया। दिनेश उसे मनाने लगा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। तुम अपने माँ बाबूजी को किसी भी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? वह गुस्से से बोली। तो दिनेश भड़क गया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ही तो उनका एकमात्र सहारा हूँ। यह लोग बूढ़े हैं, बीमार है, लाचार है, और तुम मुझे उन्हें छोड़ने को कह रही हो? भला कोई बेटा कभी ऐसा भी कर सकता है क्या? ये समाज, पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब लोगों की, रिश्तेदारों की, इस समाज के लोगों और पड़ोसियों की सोच की बहुत चिंता है, लेकिन जिसे शादी करके लाए हो कभी उसके बारे में सोचा है? शादी के बाद हम कहीं घूमने तक नहीं गए, किसी रिश्तेदार की यहाँ नहीं गए। मुझे बताओ, कभी मुझे फिल्म दिखाने भी लेकर गए हो तुम? जब से आई हूँ बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती जा रही हूँ। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे उन दोनों से मुक्ति चाहिए, नहीं तो संभालो अपना घर। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और याद रखना फिर कभी नहीं आऊँगी। सुनीता की बातें सुनकर दिनेश चुप हो गया। उसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। सुनीता वापिस एक बार बोली, एक काम क्यों नहीं करते? तुम विदेश में नौकरी ढूंढ लो और तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। तब तक हम इन दोनों के लिए भी रहने का दूसरा इंतज़ाम कर लेंगे। सुनीता अपने विचार बताते हुए मुस्कुराने लगी। अगले दिन हमेशा की तरह दिनेश अपने ऑफिस चला गया और जब मेल पर आया मैसेज चेक किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और खुशी से झूम उठा। सुनीता, मेरी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है।
कंपनी वाले बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। फ़ोन पर बात करते हुए दिनेश ने सुनीता को खुशखबरी दी तो उसका चेहरा खिल उठा। वह यह सोचकर खुश थी कि अब उसे अपने सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब वह अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जिएगी, जो चाहे करेगी। शाम के समय दिनेश अपनी नौकरी लगने की खुशी में मिठाई का बॉक्स लेकर आया। जैसे ही अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया तो देखा कि पिताजी कमरे में नहीं थे, शायद बाथरूम में गए थे और उनकी माँ ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी और धीरे से उठकर अपने पास रखे बोतल में से गिलास में पानी डालने लगी। पीते समय थोड़ा पानी उनके गले में गया और बाकी का पानी उनके कपड़ों पर गिर गया। दिनेश जानता था कि उसकी माँ की उम्र अधिक होने के कारण उसके हाथ पानी पीते वक्त काँप जाते हैं। यह देखकर दिनेश बोला, माँ, इतनी खांसी आ रही थी तो सुनीता से गर्म पानी मांग लिया होता। श्यामल जी मन ही मन सोचने लगी कि पहले ही उसका पारा हम लोगों पर चढ़ा रहता है और आप अगर गर्म पानी मांग लेती तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाती। लेकिन बेटा बहू में झगड़ा ना हो, यही सोचकर श्यामल जी चुप रह गई। फिर पंखे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, कल रात हम लोग बिल्कुल नहीं सो पाए। यह पंखा बहुत आवाज़ करता है, ना जाने क्या हुआ है। कल तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना, कल ही तू पंखे को ठीक करवा देना ताकि हम लोग रात को चैन की नींद ले सके। और बेटा, मेरी और तेरे बाबूजी की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है, वह भी मंगवा देना। अपनी माँ के हालात देखकर दिनेश परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो विदेश में नौकरी की खुशखबरी लेकर वह आया था, वह अपनी माँ को कैसे सुनाए। उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। इतने में सुनीता कमरे में आई और बोली, माँ की जो दवाइयाँ मंगवानी है 1 महीने की इकट्ठे मंगवा लीजिए और अब यह पंखा ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहू की बात सुनकर श्यामल जी हैरान हो गई और प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगी। तो बहू बोली, अरे माँ जी, इन्होंने आपको बताया नहीं क्या? उनकी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। बहू की बात सुनकर श्यामल जी सुन्न रह गई। मोहनलाल जी भी कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सुन्न रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए और गम के भी। अपने बेटे की प्रगति को देखकर वे दोनों खुश थे, लेकिन उनसे दूर होने का गम भी उन्हें सताने लगा। फिर अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। लेकिन फिर दूसरे ही पल मोहनलाल जी बोले, लेकिन बेटा, विदेश तो तुम दोनों जा रहे हो ना, हम तो इसी घर में रहने वाले हैं। तो बहू ने ऐसा क्यों कहा कि आप पंखे को ठीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है? उनकी बात सुनकर श्यामल बोली, अरे आप भी कमाल करते हो। बेटा बहू दोनों विदेश जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या यही छोड़कर जाएंगे? हमारा बेटा हमारा इकलौता सहारा है, हमें भी तो साथ लेकर जाएगा ना। यह बात भी आपको खुलकर समझानी पड़ती है। इधर ऐसा सुनते ही दिनेश के चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। उसके माथे से पसीना छूटने लगा और सामने खड़ी हुई सुनीता उसे आंखों ही आंखों में इशारे करने लगी कि उन्हें आश्रम भेजने के बारे में बताए। लेकिन दिनेश को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे। उधर मोहनलाल जी अपने बेटे बहू की चुप्पी देखकर तुरंत समझ गए कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो, बाबूजी, मैं यह कह रहा था कि अगर आप दोनों। अभी दिनेश झिझकते हुए अपनी बात कर ही रहा था कि उनकी बात काटते हुए सुनीता बोली, अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? साफ साफ बता दीजिए कि इन दोनों को अब वृद्धाश्रम में रहना होगा। यह बात सुनकर श्यामल जी और मोहनलाल जी को एक झटका सा लग गया। श्यामल जी को ऐसा महसूस हुआ कि वह केवल एक बेजान शरीर है, उसके अंदर से मानो आत्मा किसी ने निकाल ली हो। उनका मन तो कर रहा था कि वह चीख कर रो पड़े, लेकिन वह ऐसा करके अपने बेटा और बहू के रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे। अपनी पत्नी की व्यथा को समझते हुए मोहनलाल जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज दिया। फिर अपने आंसू छुपाते हुए रुंधे स्वर से अपने बेटे को बोले, अगर विदेश तुम दोनों ही जा रहे हो तो हमें वृद्धाश्रम भेजने की ज़रूरत ही क्या है? हम इसी घर में जैसे तैसे रह लेंगे। मैं अभी इतना सक्षम हूँ कि तुम्हारी माँ का ध्यान रख सकूँ। लेकिन पिताजी, वहाँ जाने के लिए हमें यह मकान बेचना होगा। विदेश में छोटे से मकान का किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस मकान को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस पैसे से हम विदेश जाकर अपना मकान खरीद लेंगे।
लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे इंतज़ाम कर दिया है, वहाँ आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बेटा और बहू उनके कमरे में चले जाते हैं। अपने बेटे और बहू की बातें श्यामल जी और मोहनलाल जी को अंदर तक झकझोर देती है। मोहनलाल जी कहने लगे, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है अपना बेटा। हमारा बेटा हमारे जीते जी हमसे हमारा ठिकाना ही छीन रहा है। विश्वास नहीं होता कि जिस बेटे के लिए हमने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, आज वही बेटा हमें बेघर कर रहा है। इस पर श्यामल जी रोते हुए बोली, ऐसे बेटे से तो हमारी गोद सुनी ही रह जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम एक बार तो कह दिया होता कि माँ बाबूजी आप भी चलो हमारे साथ, बुढ़ापे में आप हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन उसे तो अपना भविष्य बनाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे अपने माँ बाप की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर मोहनलाल जी और श्यामल जी को एहसास हो चुका था कि इस उम्र में भी बूढ़ी आंखों को बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। दिनेश और सुनीता को विदेश जाने में केवल 10 दिन ही बाकी थे और सुनीता ने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। घर का सामान निकालते हुए सुनीता बोली, माँ जी, अपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतना सामान बेचने में तो बहुत समय लगेगा। यह सुनकर श्यामल जी बोली, बहू यह कबाड़ नहीं है, मेरी इतने सालों की गृहस्थी का सामान है। एक एक चीज़ को मैंने बड़े चाव से खरीदा था और संजोग के रखा था, जिनके साथ मेरी यादें भी जुड़ी हुई है। लेकिन आज यह सामान तुम्हारे लिए कबाड़ हो गया है। माँ जी आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये सामान तो मुझे बेचना ही होगा। ऐसा कहकर सुनीता पुरानी रखी सभी चीज़ों को एक कोने में फेंकने लगी। उधर दीपक ने भी मकान बेचने पर लगा दिया और 2 ही दिन में उसे अच्छा खरीदार भी मिल गया। उसने अपनी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर ली और सुनीता ने उनका सारा सामान भी पैक कर दिया। जाते समय श्यामल जी दिल में दर्द और पीड़ा लिए घर को निहारते जा रही थी। उधर मोहनलाल जी सोचने लगे, ऐसी उम्मीद तो हमने अपने बेटे से कभी नहीं की थी, जिसने अपने माँ बाप के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। क्या बुढ़ापा आने पर इंसान इतना बेकार हो जाता है? जब वह काम करने के काबिल ना रहे तो उसे कहीं भी जैसे भी पटक दो, चाहे वो घर का एक खाली कोना हो या वृद्धाश्रम हो, सड़क हो या मंदिर क्यों ना हो। क्या वह इंसान नहीं है? गाड़ी में बैठे हुए वृद्धाश्रम की ओर जाते हुई श्यामल जी ने अपने पति की झुर्रियाँ भरे चेहरे को देखी जा रही थी। उनके मन में चलती उथल पुथल और उनके दर्द की आवाज़ केवल श्यामल जी ही सुन पा रही थी। इतने में उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दिनेश ने आवाज़ दी, माँ बाबूजी आश्रम आ चुका है। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर दोनों दंपत्ति बिना अपने बेटे बहू की ओर देखे वृद्धाश्रम में चले गए। घर लौटकर दिनेश मकान बेचने के लिए अलमारी से कागजात निकालने लगा। तभी माँ बाबूजी के कमरे से सुनीता की आवाज़ आई, बाबूजी का यह संदूक तो यही रह गया। हद है तुम्हारी माँ की भी, बरसों पुराने सामान पर भी ताला जड़कर रखा है। ताला तोड़कर तो देखो क्या है इसमें। दिनेश ने संदूक का ताला तोड़ा और जैसे ही संदूक खोला तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। बचपन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। संदूक में रहे एक बक्से में उसके छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, जिन्हें खरीदने के लिए ना जाने कितनी बार उसके पिताजी ने ओवर टाइम किया था। उसे देखकर दिनेश की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी हिम्मत करके कांपते हाथों से उसने जो उस बक्से को संदूक से बाहर निकाला तो दूसरी ओर दिनेश द्वारा बचपन में बनाई गई एक तस्वीर थी, जिसमें उसने स्वयं को अपने माँ बाबूजी का हाथ थामे हुए दिखाया था। उसे याद करने लगा, इस तस्वीर को बनाते हुए उसने अपने माँ पिताजी से वादा किया था कि वह इसी तरह उम्र भर उनके हाथ थाम कर रखेगा। आज स्वयं को शर्म के कारण जमीन में गड़ा हुआ पा रहा था। सबसे नीचे देखा तो कुछ कागजात पड़े थे। उसे खोलकर देखा तो देखता ही रह गया। उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके बीते हुए बचपन के सारे दृश्य उसके मानस पटल पर दिखने लगे। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग की नसें ही फट जाएगी। अरे क्या हुआ? तुम्हारे होश ही उड़ गए? सुनते क्यों नहीं? मैं आपसे बात कर रही हूँ।
सुनीता अपने पति के चेहरे के विचित्र भाव को देखकर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि दिनेश को कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। सुनीता ने दिनेश के हाथ से वह कागज़ लिए। उत्सुकतावश वह उन कागज़ों को पढ़ने लगी, लेकिन उनके हाथ पैर निशब्द हो गए। उन पर लिखा था कि आपसे 25 साल पहले मोहन जी और श्यामल जी ने एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वह चिल्लाया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लानत है मुझ पर। मेरे जिन माँ बाप ने मेरी सारी खुशियों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को एक तरफ रख दिया, जीवन के इस पड़ाव पर मैं उन्हें आश्रम में छोड़ आया। मैं तो खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए दिनेश ने अपने फ्लाइट की टिकट निकाल और उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन लगाकर मकान बेचने की डील को भी कैंसिल कर दिया और बोला, जितना हर्जाना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब हमारा मकान नहीं बिकेगा। सुनीता खड़ी हुई बड़ी हैरानी से दिनेश की बातें सुनती जा रही थी। तभी दिनेश उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ बाबूजी का साथ पसंद नहीं है तो जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दिनेश अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वृद्धाश्रम की ओर निकल जाता है। सुनीता आंखों में आंसू लिए उसे देखते रह गई। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।